मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के में, और आप सबसे सहयोग की और अपने परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से और अपने दोनों माता पिता के आशीर्वाद से इस मीटिंग का संचालन करती हूँ। और आज की प्रेयर के लिए मैं निरुपम जी को इनवाइट करती हूँ। आपका स्वागत है, आप आइए, आमंत्रित करती हूँ और आज की प्रेयर से इस सभा का शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी अपने हाथ जोड़ के अपने परम पिता परमात्मा को याद करते हुए मेरे मन में दोहराएं। थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल, पीसफुल एंड डिवाइन सोल। तो गॉड, मैं जो जैसे उसके संस्कारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, व्यापक के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, मैं हर समय अत्यंत ही खुश रहती हूँ और कृतज्ञ रहती हूँ क्योंकि मुझे अपने महामस्तिष्क की महान शक्तियों और क्षमताओं का ज्ञान है और यह मेरे सब प्रश्नों का उत्तर देता है और मेरे लिए सब कुछ करना संभव बनाता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शुरुआत बहुत अच्छी रही निरुपम जी का, बहुत ज्यादा बढ़िया और सभी भी प्रेयर उन्होंने कराई और उनकी आवाज बहुत ही प्यारी थी। और इसके बाद जो आज हम अपने मीटिंग के संचालन के अंदर हम आज 4th चैप्टर के वीक एंड रस्टी वाले पॉइंट के ऊपर है, जिसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। और मैं सौंपी नहीं गई, दरअसल मैंने वो ले ली थी खुद ने। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज मैं अपना कुछ सहयोग दे पा रही हूँ। वीक एंड रस्टी से यहाँ पर जो लेखक ने मतलब बताया है, केवल हम उन्हीं बातों को पूरी तरह से इसके अंदर करेंगे कि जो लेखक बता रहा है, अपने विचारों को शामिल ना करते हुए लेखक की बातों को ही हम ध्यान देंगे, उनको ही बताने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि इसमें बताया गया कि हेल्दी सेल्स का मतलब क्या है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जितना ज्यादा हम एंटीऑक्सीडेंट्स की सप्लाई लेते हैं अच्छी मात्रा के अंदर, तो हमारी सेल्स बहुत हेल्दी रहती हैं। और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है और जो हमारी पूरा जो स्ट्रक्चर जो सेल का काम करता है, पूरा सेल पावर हाउस है उसके अंदर में, वो अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन पे रहता है, फ्री रेडिकल्स उसमें बहुत ज्यादा बन रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो उसका पावर हाउस है, वो खत्म होने लगता है, क्षतिग्रस्त होने लगता है, डैमेज होने लगता है। इस कारण से धीरे धीरे, जैसे कि अगर हम मानते हैं कि जैसे आपने कभी जंग लगने के प्रोसेस को देखा होगा, तो धीरे धीरे वहां पर जंग जब लगना शुरू होता है, तो उस कारण से वो अच्छी से अच्छी चीज को भी, कितनी भी मजबूत चीज हो, जब जंग लगने का प्रोसेस शुरू होता है, तो वो उस चीज को आप विघटन शुरू कर देता है, खत्म करना शुरू कर देता है, उसका शरण शुरू हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, अगर उसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं लगाई जाए। और इसमें ये भी बताया गया है साथ में कि हम आज के वक्त के अंदर हमारी सेल के अंदर ऐसी चीजें बनाई गई हैं जिसके कारण हम सेल को सुरक्षित तो रख सकते हैं। हमारी बॉडी ने कई चीजें ऐसी बनाई है जिससे कि हम इस फ्री रेडिकल्स से और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, जो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, उससे हम अपने शरीर को और अपनी कोशिकाओं को बचा सकते हैं। परंतु आज जितना केमिकल और जितना ज्यादा टॉक्सिन्स हवाओं के अंदर है, पानी के अंदर है, हमारी मिट्टी के अंदर है, अर्बन एरिया के अंदर है, क्लोरीन वाटर है जो नलों के अंदर आ रहा है, उससे हमारे जो सेल की जो है, इसलिए हमारे को ऑक्सीडेशन से बचने के लिए और फ्री रेडिकल्स कम से कम बने हमारे शरीर के अंदर, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट्स की सप्लाई लेना बेहद जरूरी है। और उन्होंने इसमें 3 एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम विशेष तौर पे लिया गया है, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, जो कि हमारी जो भी फ्री रेडिकल्स के कारण जो भी हमारा प्रोटेक्शन जो डैमेज हो रहा है, उससे वो उसको बचाते हैं और हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह से फ्री रेडिकल्स में जो कुछ भी उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको बताया गया है, जंग लगने के एग्जाम्पल से बताया गया कि मेटल धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन के एग्जाम्पल के थ्रू भी उन्होंने बताया गया है कि जैसे कि जो भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री होते हैं, जो फ्री रेडिकल का, फ्री का मतलब ही जो स्वतंत्र है, जो अपनी इच्छा से जो चाहे वो कर सकता है, वैसे ही यहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन जब होते हैं और वो जब बढ़ जाते हैं और हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने लगते हैं, तो अनपेयर्ड जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अग्रेसिवली किसी एक साथी को ढूंढते हैं और उसको भी पकड़ने की
कोशिश करते हैं और उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद वो उसको जब ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो उस मॉलिक्यूल को भी वो अपने जैसा ही बना लेते हैं और वापस से उसको भी एक फ्री रेडिकल बना के हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देते हैं। यही उनका काम होता है। धीरे धीरे ये चीजें जब बढ़ जाती हैं तो हमारी बॉडी की क्षमता उनको रोकने की खत्म हो जाती है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। और ये फ्री रेडिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे हमारे शरीर को क्षति पहुंचाते हैं। पर इन्होंने ये भी साथ में बताया कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्ट्रल थे सारे, उनके पास बायोलॉजिकल, उनके पास ऐसे फ्री रेडिकल्स के लिए कोई एनवायरनमेंट नहीं था। वहां पर किसी तरह की कोई केमिकल की संरचनाएं नहीं थी, किसी तरह के व्हीकल्स नहीं थे, किसी तरह का धुआं नहीं था, हवा उनकी दूषित नहीं थी, साथ में पानी इतना दूषित नहीं आता था, जिस कारण से वो फ्री रेडिकल से बचे हुए थे। पर आज की ओजोन लेयर खत्म होने की वजह से ओजोन डायरेक्ट हमारे बॉडी को टच कर रही है, क्लोरीन हमारी बॉडी को टच कर रहा है, पेस्टिसाइड्स बहुत बढ़ गए हैं सोसाइटी में। आज है ना, जो भी टोबैको का, अल्कोहल का यूज नहीं करता है उसको मतलब कि बहुत लो मतलब कि माना जाता है कि अरे ये सिगरेट नहीं पीता या शराब नहीं यूज करता। इन चीजों का यूज बढ़ता जा रहा है। पेट्रोलियम भी एक बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, सिंथेटिक परफ्यूम्स और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया है। तो इन सब से बचने के लिए हमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है, और अपनी बॉडी को वीक और रस्टी से होने से बचाने के लिए और साथ में एजिंग के प्रोसेस को कम करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करना चाहिए, इनको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम एक अपने जो फ्री रेडिकल से जो शरीर का नुकसान हो रहा है उसको हम बचा सकें। जो भी मुझे इसमें यहाँ पर लगा, मैंने पूरी तरह से उसको कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद मैं अगले टॉपिक के लिए सॉल्ट इज ऑफन एट फॉल्ट वाले टॉपिक के लिए आमंत्रित करती हूँ आप यहाँ पर संतोष गगन्स को। प्लीज, आपका स्वागत है। कल मैं इन्हीं के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी कि आजकल संतोष सुनाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं दे रही मुझे, और अचानक आप देखिए उनका नाम यहाँ पर आ गया। तो आपकी वाइब्रेशंस जो है यूनिवर्स में जब जाती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार जरूर होता है। तो हमें अपनी वाइब्रेशंस को इस्तेमाल करते हुए अच्छी बातों के लिए और मैं उनका स्वागत करती हूँ। संतोष एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक लीडर है, और जो हमेशा इसके अंदर एक्टिवली पार्ट ले रही हैं, और मुझे उनको बुलाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम संतोष। थैंक यू सो मच भाभी जी फॉर इनवाइटिंग मी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम अगला टॉपिक है हमारा, जैसे आपने काफी मतलब बताया इसके बारे में, और सेल पे ही बात हो रही है सारी ना। तो हमारा अगला टॉपिक, जैसे भाभी जी ने बताया कि सोल इज ऑफन एट फॉल्ट, मतलब नमक में हमेशा खराबी होती है। तो यहाँ पर जो राइटर की बात है उसी को मैं बताऊंगी कि उन्होंने बोला है कि जो हमें हेल्दी रहने के लिए जो हमारे सेल में है ना, जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट प्रॉपर मतलब बैलेंस में होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर बैलेंस में हमें न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, क्योंकि जो सेल के अंदर जो ये केमिकल मतलब जो नेचुरल बैलेंस है केमिकल का, अगर वो डिस्टर्ब होता है, वो अपसेट होता है, तो क्या होता है कि वो सेल की जो माल फंक्शनिंग है उसका रीजन बनता है। तो उसके कारण हमारे जो सेल के अंदर जो पोटेशियम और सोडियम का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। क्योंकि यहाँ पर राइटर ने बताया कि लगभग 100 वर्ष पहले की हम डाइट का मतलब वो करें, तो हमारी जो मॉडर्न डाइट है उसमें ड्रास्टिक चेंज हुआ है, मतलब एक बहुत ज्यादा चेंज हुआ है उसमें। पहले जो हम डाइट लेते थे उसमें क्या होता था कि सोडियम का जो अमाउंट है वो बहुत कम रहता था और पोटेशियम का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता था। तो आजकल जो मॉडर्न डाइट है, जो मतलब फूड प्रोडक्ट बनाने वाली जो कंपनी है, वो क्या करती हैं, प्रोसेस्ड फूड और प्रिजर्वेटिव डाल के उसमें मतलब सोल्ट बहुत ज्यादा ऐड कर देती है, यानी कि सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा ऐड कर देती हैं। और जो पोटेशियम है, जैसे वो नेचुरल, जैसे फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल और फलियां वगैरह, और जो होल ग्रेन अपना साबुत अनाज है उसमें होता है, तो वो हम ले नहीं पाते। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सोडियम और पोटेशियम का जो बैलेंस है, नेचुरल बैलेंस, वो खराब हो रहा है। अगर हम कंपेयर करें, जैसे यहाँ पर राइटर ने बताया, अगर कंपेयर करें मतलब पहले का एप्पल का कंपेयर करें, तो उसमें क्या होता था कि 1 mg उसमें सोडियम होता था अगर एक एप्पल हम खाते थे, और 310 mg उसमें पोटेशियम होता था। लेकिन आजकल जो एप्पल हम खा रहे हैं उसमें क्या है कि 110 mg उसमें सोडियम है और 80 mg उसमें पोटेशियम है। तो आप देख पा रहे हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से चेंज हुआ है। तो जब हम ये सोल्ट रिच डाइट लेते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल बैलेंस है सोडियम और पोटेशियम का, वो डिस्टर्ब होता है। और ये सोडियम है जो हमारे सेल में जाकर क्या करता है, ये हमारी जो सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से हमें फटीग महसूस होता है। मतलब हम बोलते हैं ना कि टायर्डनेस फील हो रही है, तो वो सेलुलर एनर्जी को मतलब इफेक्ट करता है।
और देन वो क्या करता है कि सोडियम जो है मतलब अपने आप को वाटर के साथ स्ट्रांगली अटैच कर लेता है, जो वाटर सेल में जाता है। तो उसकी वजह से आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे मतलब अनलिमिटेड डिजीज जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह है, वेट गेन है, कार्डियक डिजीज है, या फिर किडनी स्टोन है, मतलब मैनी मोर मतलब जो रीजन बन रहा है। तो यहाँ सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो जो हम डाइट ले रहे हैं उसकी वजह से सोडियम और पोटेशियम का जो हमारा बैलेंस नेचुरल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर राइटर ने सजेस्ट किया है कि हमें प्रोसेस्ड और फूड और पैक्ड फूड से बचना है, और हमें हमारी डाइट में मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल और इनको ऐड करना है। तो थैंक यू सो मच भाभी जी। भाभी जी अगर टाइम है तो 30 सेकंड का एक एक्सपीरियंस है जो इससे रिलेटेड है, हाँ सोडियम और प्लीज पोटेशियम प्लीज से। शेयर अगर कीजिए, हाँ एक्चुअली कीजिए मेरी कीजिए। सिस्टर इन लॉ है अभी मतलब 44 इयर्स की है वो। तो अभी फैमिली में ही केस हुआ, मतलब लगभग 1-1.5 साल से उन्हें थोड़ा सा थकावट फील होती थी, और 3-4 महीने से उनको ज्यादा हो रही थी। तो डॉक्टर के पास भी गए लेकिन उनको पता नहीं चला। एक्चुअली कॉमन मतलब हमें भी पता नहीं होता है सोडियम पोटेशियम मतलब क्या है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है इस चीज के बारे में। तो उनको भी इस चीज के बारे में पता नहीं था, और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भी बोला कि मतलब विटामिन डी वगैरह की उनको टेबलेट दे दी कि थकावट है, तो विटामिन डी टेबलेट उन्होंने ले ली तो उनको आराम भी हुआ। बट उनको एकदम से उनके हाथ पैर काम करना बंद कर गए, और देन उनको एडमिट करवाया गया। तो वहां पर पता चला, चेक किया तो 7 दिन तक वो आईसीयू में रही। तो वहां पर उनको एडमिट किया तो पता चला कि पोटेशियम कम हो गया है मतलब ना उनका, और उसकी वजह से मतलब हार्ट बीट वगैरह और सब कुछ ही मतलब सारे मिनरल सारे विटामिन उनके कम हो गए। 7 दिन तक उनको आईसीयू में रखा गया, और सारे उनको मतलब थ्रू ग्लूकोज सब कुछ दिया गया। और अभी भी लगभग 2 महीने हो चुके हैं, मतलब उनके शरीर में एनर्जी नहीं है, और पोटेशियम की अभी भी मतलब रेगुलर वो ले रहे हैं ना, डोजेज ले रहे हैं। तो कितना बड़ा मतलब वो है जिसको हम इग्नोर करते हैं मतलब इस चीज में ना। तो मुझे अभी जो फैमिली में केस हुआ तब इसका पता चला, और मैंने टॉपिक इसीलिए मतलब मेरा ध्यान गया कि मेरे को ये टॉपिक करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच भाभी जी। वेरी गुड संतोष, आपने बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत अच्छा लगा कि, और आपने टाइम लिमिट को ध्यान में रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने पॉइंट को समझाया। और इसके बाद मैं इन्हीं के ग्रेट लीडर सीमा को बुलाती हूँ, जो बहुत ही शानदार लीडर है, जिन्हें सुन के बहुत मजा आता है। और उन्होंने बुक की तो करीब करीब इतनी अच्छी जिम्मेदारी उठा रखी है कि लगातार जब से ये बुक शुरू हुई है, मैं उनके जो सुनती हूँ पूरा एक्सप्लेनेशन, जब वो बुक को बताती हैं तो बहुत मजा आता है मुझे उनको सुनकर। और मुझे एक बार लगा कि कल जब मैंने ये टॉपिक लिया और होस्टिंग की जिम्मेदारी मुझे दी गई, तो एक बार मुझे घबराहट हुई कि सीमा के आगे समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनका प्रॉपर साइंस बैकग्राउंड है और वो बहुत अच्छे से इन बातों को समझाती हैं, और उनकी आवाज भी बहुत ज्यादा मीठी है। इसलिए उनको नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं इन्वाइट करती हूँ, सीमा अग्रवाल, एन इम्पोर्टेंट लिटमस टेस्ट। प्लीज वेलकम सीमा। थैंक यू सो मच भाभी। आपसे इतने काइंड वर्ड सुन के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बहुत ही ज्यादा सीरियस बात है जो अभी संतोष ने बताई, और बहुत सारे हेल्थ असेसमेंट में हम लोग देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम का लेवल किस तरह से इम्बैलेंस रहता है। पोटेशियम बहुत ज्यादा लोगों में कम ही रहता है, और जब रीजन पूछा जाता है, उनसे पूछा जाता है, तो अगेन वो फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, या बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। तो इसी के नेक्स्ट उसमें आता है लिटमस टेस्ट के बारे में। लिटमस आपने शायद अपने 10th तक की साइंस में आपने सुना होगा कि इंडिकेटर की तरह काम करता है लिटमस पेपर, जो कि पीएच को इंडिकेट करने के लिए काम में आता है। तो पीएच जो होता है वो पावर ऑफ पोटेंसी ऑफ H पॉजिटिव आयन होता है। मतलब हमारा कोई भी सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो कितना एसिडिक है या कितना एल्केलाइन है, उसका पता लगाने के लिए लिटमस पेपर टेस्ट होता है। मतलब वो अगर एसिडिक होगा तो वो ब्लू टू रेड करेगा, बेसिक होगा तो रेड टू ब्लू करेगा। ये वाला सिंपल टेस्ट आपने शायद अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो यही बात की गई है कि सेल के लिए भी, जब हम सेल के हेल्दी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हेल्दी सेल के लिए भी नॉर्मल पीएच होना, पीएच बैलेंस होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और डेफिनेटली ये हमारी फूड की चॉइस पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर हम पीएच रेंज की बात करें तो 0 to 14 होता है, 0 to 7 एसिडिक होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, और 7 to 14 जो है वो एल्कलाइन होता है। तो हमें यही देखना है कि हमारा पीएच रेंज जो है वो कहाँ, मतलब नॉर्मल सेल की अगर बात करेंगे तो 7.4 जो है वो स्लाइटली एल्कलाइन है ना, 7 तक न्यूट्रल है, 7.4 जो है वो स्लाइटली एल्कलाइन रेंज जो है वो नॉर्मल पीएच रेंज है, जिसके ऊपर बहुत एफिशिएंटली सेल जो है वो काम करती है। सेल में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंजाइम्स ऐसी चीजें होती है जिनकी प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो पाती है, अदरवाइज वो रिएक्शंस ही नहीं हो पाएंगी। और एंजाइम जो है वो पीएच सेंसिटिव है।
अगर पीएच बढ़ेगा या घटेगा तो उसकी एंजाइम की खुद की पावर जो है वो कम हो जाती है, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवनेस कम हो जाती है उनकी, और वो पूरा प्रॉपर काम नहीं कर पाते, जिससे कि वो प्रॉपर केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती, और इसलिए सेल अपना पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, चाहे वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम हो या कोई और वाइटल ऑपरेशंस हो। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि जो हम डाइट खा रहे हैं ना आजकल, वो उसमें क्या है, शायद वो एसिडिक रेंज में है ना, मतलब हम हमारी जो डाइट है वो बिलो 7 जाती है, एसिडिक रेंज में जाती है, जिससे कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी सेल जो है वो ज्यादा एसिडिक हो रही है। और इस वाले टर्म को एक टर्म दी गई है इंट्रासेलुलर एसिडोसिस, जो कि थोड़ा सा सीरियस कंडीशन है। और यहाँ पे बताया गया है कि एक ऑथर के बारे में, हरमन एहियारा, जो एसिड एंड एल्केलाइन बुक के ऑथर हैं, उन्होंने बताया है कि जितनी भी डिजेनरेटिव डिजीज हैं और कैंसर है, उनका मतलब एक तरह से एक मेन रीजन जो है वो बॉडी फ्लूइड का एसिडिक होना भी है। तो अब जो हम डाइट खा रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। हम डाइट में आजकल बहुत ज्यादा चीजें जो खा रहे हैं, जैसे पास्ता हमने खाया, या फिर पिज्जा हमने खाया, जो हमारी मॉडर्न डाइट में, व्हाइट फ्लोर हमने खाया, मैदा हमने खाया, या फिर शुगर हमने खाया, सॉफ्ट ड्रिंक्स ली। तो ये सारी जो चीजें हैं वो, या एक्सेसिव प्रोटीन एंड सॉल्ट ऑल्सो, तो वो सारी ये डाइट जो है वो एसिडिक करेक्टर की होती है, मतलब हमारी बॉडी में एसिडिटी को बढ़ाती है। और इसी वजह से जो है वो हमारी बॉडी जो है तेजी से एसिडिक पीएच की तरफ चली जाती है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कई बार हमारी बॉडी, हम कहते हैं ना हमारी बॉडी खुद ही डॉक्टर है, तो वो बॉडी क्या करती है, बॉडी अपने अंदर जो एल्कलाइन चीज है उसको तलाशने लगती है और उसको यूज करती है, कि बैलेंस तो करना पड़ेगा ना जब हमने एसिडिक ज्यादा खा लिया। और वो मिनरल हमारे जो कैल्शियम, मैग्नीशियम है ना, जो हमारे बेसिक मिनरल होते हैं, उनको वो यूज करने लगती है बैलेंस आउट करने के लिए। लेकिन फिर उसकी वजह से क्या होता है, मिनरल्स कहाँ मिल रहे हैं, बोन्स में है, टीथ में है, तो फिर वो चीजें जो है वो कमजोर पड़ती चली जाती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो हम कहते हैं, वो एक रीजन हो जाता है हमारा एसिडिक पीएच की वजह से, क्योंकि कैल्शियम चाहिए था, बॉडी ने वहां से निकाल लिया, तो बोन कमजोर पड़ गई। तो बाकी हम अपने मतलब फूड के थ्रू जो है वो इस चीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपर जो है वो बैलेंस फूड खाएंगे, फ्रेश फूड खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, अनप्रोसेस्ड फूड खाएंगे, तो डेफिनेटली जो है हम उसमें, क्योंकि वो जो फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो रिच इन अल्कलाइन होते हैं, उनमें हमें मिनरल्स काफी अच्छे मिल जाते हैं, तो फिर वो हमारा जो नॉर्मल पीएच है उसकी तरफ हमारी बॉडी को लेके चले जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आप अपना बॉडी का पीएच जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट, आपको उठते ही जो फर्स्ट मॉर्निंग में आपका यूरिन होता है, उससे आप अपना पीएच चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इट शुड बी 6.5 टू 7.5। अगर 6.5 से कम है तो एसिडिक रेंज में है, तो डेफिनेटली आपको एल्कलाइन अपनी डाइट में इंक्रीज कर देना चाहिए। और 7.5 है या इससे थोड़ा ज्यादा है, एक दो दिन तो मतलब ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मली आपका ज्यादा है, 7.5 से 8 से भी ज्यादा है, तो फिर वो थोड़ा सा सीरियस मैटर आ जाता है। और फटीग जो है इसका एक बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है, फटीग का रीजन जो है वो एसिडिक पीएच भी है। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजों से हम बच सकते हैं अगर हम अपनी पीएच रेंज के ऊपर ध्यान दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज्यादा शानदार तरीके से, हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया बताया और बहुत मजा आया उसको सुनने में। वाकई में ये थोड़ा सा मुश्किल था। और इसके अंदर एक और चीज है कि अगर कुछ चीजें और किसी को समझनी है कि कैसी चीजें एसिडिक या एल्कलाइन हो रही हैं, तो इन्होंने यहाँ पर सी अपेंडिक्स सी दे रखा है, जिसको मैंने पीछे चेक किया था। तो आजकल की चीजें कैसी आ रही हैं, जैसे डिओड्रेंट यूज करते हैं, फैट्स एंड ऑयल हैं, किस तरीके के हमारे ऑयल हैं या बटर है, हमारा घी है, क्या चीजें हमें यूज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और कैसे हम अपने कपड़ों की क्लीनिंग करते हैं, उसके ऊपर पूरा उन्होंने समझा रखा है कि क्या चीजें हमें आजकल बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही हैं इन चीजों को अल्कलाइन या एसिडिक करने के अंदर। तो ये चीजें अगर हम देखेंगे पीछे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी हमें। इसके बाद मैं आज इनवाइट करती हूँ हमारे ग्रेट लीडर
तिलक जी को, जिनकी तारीफ में शब्द मुझे लगता है कि थोड़े से कम रहेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से हर जिम्मेदारी को यहाँ पर निभाते हैं। और इन्होंने साथ में लिखा है कि जो टॉपिक था इन्होंने कि वाई एम आई सो टायर्ड, उन्होंने दो आई एम नॉट टायर्ड उन्होंने साथ में ये भी ऐड करा है। तो तिलक जी ने इस चीज को एडवांटेज लिया अपने लिए ऐड करके उसमें। तो वाकई में इस मतलब कि इस एडवांटेज के साथ हम भी एडवांटेज उठाते हैं उनका, उनको स्वागत करते हैं। आइए प्लीज मंच पे और हमें बताइए कि इसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है ऑथर के थ्रू। वेलकम तिलक जी। थैंक यू सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वैसे तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस टॉपिक की को और बात करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं। मैंने तो खाली टॉपिक का थोड़ा सा, मेरे को बड़ा हेडिंग जो था ना वो क्रेजी सा लगा और मैंने सेलेक्ट कर लिया बिना किताब को रेफर किए हुए। लेकिन इसमें कोई ऐसी खास बात है नहीं जो समझने की या समझाने की हो। फिर भी जो कंटेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जो थकान का मतलब क्या है वही बात हम समझने की कोशिश करें कि जब हम सब कुछ अच्छा होते हुए, हमारा खाना पीना नींद और रहन सहन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस भी नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है सुबह उठने के बाद कि कुछ देर और सो लें, तो ये जो स्थिति है ये थकान के अपने इंडिकेट करती है कि बॉडी के साथ में हमारा कुछ फटीग का इशू चल रहा है। और या फिर हम थोड़ा सा कुछ काम करते हैं और अपने को लगता है कि एक बार रेस्ट कर लें, या मन नहीं करता दोबारा से कुछ करने का। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो थकान को परिलक्षित करते हैं। लेकिन थकान अपने आप में कोई सिम्टम जो किसी बीमारी का नहीं है, कुछ बीमारियों के इंडिकेशन हैं ये, है ना। डायबिटीज के केस में भी थकान हो सकती है, लेकिन जैसा कि ऑथर ने बोला कि अल्टीमेटली कोई भी बीमारी है तो वो एक ही बीमारी है, नाम अलग अलग है। तो थकान भी जो है वो आफ्टर ऑल सेल्स की ही बीमारी है। और इसी बीमारी को लेके ये जो रेमंड फ्रांसिस थे अपने डॉक्टर्स के पास जब गए थे और डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया कि ये तो सिर्फ एजिंग की वजह से है, तो बड़ी खतरनाक स्थिति उनको अपने जीवन में एक छोटे से डॉक्टर्स के स्टेटमेंट की वजह से झेलनी पड़ी। अगर उस समय इस थकान का कारण एनालिसिस हो जाता तो फिर थकान का कारण दूर भी किया जा सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि थकान कोई नॉर्मल सी चीज नहीं है, रूटीन की बात नहीं है। ठीक है, कभी कभार आपको थकान हो रही है, वो एक अलग स्थिति है, लेकिन अगर रेगुलर ही ये स्थिति बनी हुई है तो फिर आपको इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है और असली कारण तक पहुंच के उसको दूर करने की जरूरत है। तो थकान जो है वो अलग अलग कारणों से आती है, लेकिन हम उनको कई बार, रात को लेट सोए थे, रात को नींद नहीं पूरी हुई, कल खाना ढंग से नहीं खाया था। मतलब हर आदमी क्या है कि बुरी चीज से अपने आप को दूर रखना चाहता है, बचाना चाहता है, और हम अपने आप को एक तरह से सांत्वना देते रहते हैं, नहीं नहीं मेरे साथ कोई खास बात नहीं है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, हो जाएगा अपने आप ही ठीक। तो ऐसा नहीं करना है। अगर लगातार थकान बनी हुई है तो उसके ऊपर तुरंत गौर करने की जरूरत है। अब जब हम बात करते हैं थकान का, तो इसका जैसे कि दुनिया में हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो थकान मीन्स लो एनर्जी लेवल, एनर्जी का लेवल कम हो गया तो फिर थकान होनी है। तो एनर्जी लेवल क्यों कम हो रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। एनर्जी बनती कैसे शरीर के अंदर, अगेन बात सेल्स के ऊपर जाती है। और जो सेल्स हैं एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। सेल्स में हमारे को अपने डॉक्टर वाली किताब में पढ़ा भी था, एक भट्टी जलती रहती है एवरी टाइम, जिसको हम मेडिकली माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, और उसके अंदर ऑक्सीजन बर्न होती है। तो जब ये ऑक्सीजन बर्न होती है तो एंजाइम्स को यूज करके, एंजाइम्स के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स और प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और वो एनर्जी उस फॉर्म में होती है जिसको हमारी बॉडी यूज कर सकती है। तो ये जो प्रोडक्शन का सिस्टम है, अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ है, सिंपल सी बात है, तभी थकान का इश्यू सामने आएगा। तो एनर्जी प्रोडक्शन के सिस्टम में गड़बड़ होती है तब थकान आती है। तो एनर्जी प्रोडक्शन के सिस्टम को अगर हम सही कर दें तो फिर थकान अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन सिस्टम गड़बड़ क्यों हुआ, तब उसके कारणों की जब तलाश करते हैं तो जो ऑक्सीजन बर्न होती है जिससे कि एनर्जी क्रिएट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्यूल है हमारी इस भट्टी का। अगर फ्यूल ही सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रहा है, किसी भी कारण से ऑक्सीजन जो है सेल्स तक बराबर नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर एनर्जी लेवल प्रोडक्शन, जो एनर्जी प्रोडक्शन का लेवल है वो लो होना ही होना है। इसके अलावा और भी कुछ कारण है, जैसे कि फ्री रेडिकल्स की वजह से सेल्स डैमेज हो गए हों, तब भी फिर यही स्थिति बनेगी कि एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। रॉन्ग, अभी जैसे लिटमस टेस्ट में सीमा जी ने बताया पीएच लेवल प्रॉपर नहीं है, तो फिर अगेन वही समस्या आने वाली है कि आपका एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सेल्स को प्रॉपर जो ऑक्सीजन बर्न करने का सिस्टम है रन नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर जो एंजाइम्स हैं उनको टॉक्सिन्स ने कवर कर रखा है, तो फिर एंजाइम्स को तो यूज करना है प्राइमरीली। सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट को यदि ब्रेक करना है या प्रोटीन को ब्रेक करना है, फैट्स को ब्रेक करना है, तो एंजाइम्स चाहिए। और वो एंजाइम ही अगर टॉक्सिफाइड हो चुके हैं तो फिर वापस एनर्जी प्रोडक्शन लेवल लो हो जाता है।
तो इस तरीके से ये जो प्रमुख कारण है उनके साथ में हम गौर करें। लेकिन इनके बाद एक जो और बड़ा कारण आता है वो है नींद। एडिकेट रेस्ट जब नहीं होता है, नींद गहरी या अच्छी नहीं होती है, तब भी थकान की प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि नींद के वक्त जो एटीपी हमारा होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के काम में आता है, और वो सिर्फ और सिर्फ नींद के समय हमारे एक्टिवेट होते हैं। और चूंकि अगर नींद की कमी है तो फिर वापस जो सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएशन होती है वो इसी समय होती है, एटीपी के थ्रू ही होती है। और जब एटीपी की ही कमी हो, यानी कि नींद की वजह से एटीपी क्रिएशन प्रॉपर नहीं है बॉडी के अंदर, तो फिर वापस बहुत लंबी और गहरी थकान होने की स्थिति आती है। तो ये जो बेसिक कुछ बातें थकान को लेकर जिनको हम गौर करेंगे तो फिर हम एवर एंथुजियास्ट और एवर एनर्जेटिक रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच तिलक जी, आपने बहुत ही शानदार बताया। इसलिए लग रहा है मुझे कि इस टॉपिक के एंड में जो नींद वाली बात कही है, तो लोग अब मुझे लगता है इसको गलत तरीके से ना लें कि ज्यादा सोना शुरू कर दें कि अब हम तो ज्यादा सोएंगे तो एनर्जी का, एटीपी का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम एनर्जेटिक रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है, हर चीज का बैलेंस बहुत जरूरी है। इस टॉपिक की जैसे शुरुआत जैसे हुई थी कि हम आज का जो हमने शुरू किया था वीकेंड रेस्ट की, तो उसके पहले बहुत अच्छी बात बताई थी, फर्स्ट लाइन का डिफेंस, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का डिफेंस करना। तो वीकेंड रेस्ट की जो टॉपिक आगे शुरू किया गया कि कैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन किन किन बातों से इफेक्ट होती है, उसके बाद सॉल्ट के बारे में बताया, उसके बाद लिटमस टेस्ट बताया कि कैसे हम अपने टेस्ट करके अपनी बॉडी का अल्कलाइन सिस्टम को पहचान सकते हैं। उसके बाद तिलक जी ने एक एक चीज को, इतना छोटा टॉपिक है पर तिलक जी ने उसके एक एक शब्द को लेके जो समझाया, ये उनके पढ़ने के तरीके को और गहराई से लोगों की क्वेरीज को पहले से ही बिना पूछे ही संभालने का और समझाने का तरीका बहुत ही शानदार रहा। इसके बाद अभी हमारे दो और इसमें पार्टिसिपेंट्स बाकी हैं। डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स, आशा जी ने ये टॉपिक लिया। वाकई में मैं बहुत इस चीज को करती थी, ब्लेम करती थी। शुक्र है मैं बची हुई हूँ, क्योंकि हमारे जो हिस्ट्री में है मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरे पिताजी की तरफ से, वो डायबिटीज है। तो मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूज थे कि मोटापा है, डायबिटीज है, तो मुझे मिल सकता था वो, पर मैंने उस चीज को ना लेके कि मेरे पेरेंट्स को ये मिला हुआ है इसलिए मुझे भी ये मिलेगा, मैंने इस चीज को बिल्कुल नहीं माना और उस चीज से फाइट करा, अपनी बॉडी को तैयार करा। और आज भगवान का और अपनी मेहनत का मैं धन्यवाद करती हूँ, और एमवे का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे न्यूट्रिशन मुझे मिले, जिन्हें मैंने टाइमली लेना शुरू किया और अपनी हेल्थ पे फोकस किया। तो इन दोनों चीजों से मैं बची हुई हूँ, और इसीलिए मैं आशा जी को इन्वाइट करती हूँ। ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा मेरा जब मैंने इसको आगे पढ़ा कि डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स। और आशा जी हमेशा से सबसे ज्यादा एक्साइटेड पार्टिसिपेंट्स में से रही है यहाँ पर। तो आशा जी प्लीज, वेलकम है आपका। थैंक यू अमृता मैम, थैंक यू। सो डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स का लिटरल मीनिंग तो यही है कि जीन्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि ऑल्दो हम लोग जो जीन्स है वो अपने पेरेंट्स से ही इनहेरिट करते हैं। हाउ वी मेंटेन एंड केयर, हम इसका किस तरह से मेंटेन करते हैं, केयर करते हैं अपनी जीन्स का, ये डिटरमाइन करेगा कि हमारे सेल्स कितनी अच्छी तरह से काम करेंगे। क्योंकि सेल्स का काम है म्यूटेट करना, मतलब इंक्रीज होना, म्यूटेशन होती है उसके अंदर ही, और उसके बाद उसमें डिटोरिएशन भी होती है, मतलब वो खत्म भी हो जाते हैं, बनते भी हैं, वो नेचुरली हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि मैन मेड जो फ्री रेडिकल्स आते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे खान पान में आ गए हैं बैड रेडिकल्स, तो ये क्या करता है, ये एक्सिलरेट करता है और डिस्टॉर्ट कर देता है इसका नेचुरल प्रोसेस, मतलब जो बनने की प्रक्रिया, और वो जो उसका अपने आप जो नष्ट हो जाते हैं, अपने आप ये बन जाते हैं। तो इस बीच में फ्री रेडिकल्स का एक बहुत बड़ा, हमने फ्री रेडिकल्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, तो वो क्या करते हैं, वो डैमेज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल केमिकल्स होते हैं, फिर प्रिस्क्रिप्शनल एंड रिक्रिएशनल ड्रग्स होते हैं, जो हमें दवाइयाँ लिख के दी जाती है, उसके अंदर से भी हमें नुकसान होता है। फिर अल्कोहल और टोबैको और स्मोक इवन पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर अस। तो फिर चार बॉइल्ड मीट कहते हैं ना, एकदम तंदूर में एकदम सेक के काला काला करके जो खाते हैं, दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। तो ये सारी चीजें जो है हमारे सेल को डैमेज करती हैं। और बहुत से लोग एज्यूम करते हैं कि बैड जीन्स है तो फैमिली हिस्ट्री में है, तो उनको है तो हमें भी हो जाएगा, इस तरह से जैसे आपने अभी बताया। तो ये इन ट्रूथ
जेनेटिक जो प्री डिस्पोजिशंस जो है एक पर्सन को रिस्क पे तो डाल सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से ये सच नहीं है कि उसको सकम्ब भी करें। मतलब इसका मतलब कि वो उसी के तले दब के उसको गुजरना पड़े उनको इसके थ्रू, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि what a person chooses to protect the health of the cells, अगर हम health of the cells को हम प्रोटेक्ट करने की ठान लें, और जीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले तो करती हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में है। और वहां पर कहाँ हमारी चॉइसेस काम आती हैं कि हम चॉइसेस के ऊपर ध्यान दें कि हम क्या चीज चूज कर रहे हैं, rather than genetic inheritance। अब जेनेटिक इनहेरिटेंस को तो ऐसा है, जो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि जैसे आपको पत्ते बांटे गए हैं, अब वो पत्ते जो है आपके पास तो आ गए हैं, ये पत्तों को अब क्या करोगे? ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरे पत्ते खराब थे, आपके पत्ते आपके पास जो आए हैं उन्हीं पत्तों के साथ आपको खेलना है और आपको फिर जीतना है। तो इसलिए हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, कार्ड को ब्लेम नहीं कर सकते। What we do and what we are exposed to, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस चीजों के साथ के अंदर एक्सपोजर में आते हैं। मैं ये टॉपिक इसलिए भी चूज किया था क्योंकि दोनों मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कैंसर से ही पीड़ित थे और उनको वो गुजर गए। तो मुझे बहुत कई सालों तक इस बात का ये बहुत डर था कि कहीं मुझे भी इस तरह से नहीं हो, लेकिन जब से एमए में आए तब से हमें ये पता है कि हम अपनी हेल्थ का चार्ज ले सकते हैं, और अपनी हेल्थ को जरूरी नहीं है कि जो हमने इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से उसके अंदर उसको हमें भी भुगतना पड़ेगा। सो that is it. So what we are dealt with, मतलब हमें जो कुछ भी हम क्या खाते हैं, किस रहन सहन और क्या एक्सपोजर होता है, इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं हम कितने हेल्दी रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस वाज द टॉपिक आई कवर्ड। थैंक यू आशा जी। आशा जी का हमेशा इंतजार रहता है, वो रोज कुछ ना कुछ अपनी प्रेजेंस शो करती हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग ऐसे लीडर्स हैं जो एक्टिवली बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं हर चीज में जो भी यहाँ पर बताई जाती है, और हमारी मदद करते हैं हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने में और आगे बढ़ने के अंदर। थैंक यू आशा जी, बहुत ही ज्यादा शानदार आपने बताया। और इसके बाद मैं शिवांगी जी को बुलाऊंगी, वो बहुत ही प्यारी लीडर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी थोड़े दिनों पहले बीकानेर आई थी, उनसे मिलने का हमें भी सौभाग्य मिला। बहुत ही शानदार लीडर है तिलक जी के ग्रुप के अंदर। शिवांगी लंबोरिया जी जो आपको बताएंगी लर्निंग अ न्यू वे। वेलकम शिवांगी जी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस चैप्टर में हमने अभी तक भी जो भी पढ़ा है, तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। ऑथर हमें कहता है कि हमें अब नए तरीके से सीखने की जरूरत है। जिस तरह इन्होंने बताया कि जो हमारे आजकल की जो कॉमन मेडिकल प्रैक्टिस है, उसके अंदर कोई भी अंग जब खराब हो जाता है तो सर्जिकली उसे काट के अलग करने की बात की जाती है या उसे हटा देने की बात की जाती है, लेकिन बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचा जाता कि आखिर वो अंग खराब क्यों हुआ था, उसे ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल नहीं मिला जिसकी वजह से उसने माल फंक्शनिंग की और उसकी सारी स्ट्रक्चर और प्रक्रिया जो है वो गड़बड़ा गई, जिसकी वजह से सारा काम गड़बड़ हो गया और उसको डिजीज हो गई। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि जब हम उसको प्रॉपर रॉ मटेरियल अगर उसको देते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देते हैं, क्योंकि हमारी सेल्स के रॉ मटेरियल्स क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व हैं, उनको जब हम अपनी सेल्स को देते हैं तो शायद वो अपनी स्थिति को सुधार कर फिर से उस अंग को रिस्टोर कर सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, इवन हम भी जब कभी भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपना फिजिशियन से अपनी कोई भी प्रॉब्लम को कंसल्ट करते हैं, तो केवल वो सिम्टम्स के बारे में ही पूछते हैं, हाँ जी आपको क्या तकलीफ है। वो कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हम लोग कैसे अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, कैसे हम क्या गलतियां कर रहे हैं, या हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही है और जिनसे हमें दूर रहना है। वे केवल बीमारी के सिम्टम्स के ऊपर ही फोकस करके और फिर हम उसी से रिलेटेड हमें मेडिसिन दे देते हैं। तो ये कभी भी हमारी बीमारी को क्योर नहीं करती, क्योंकि जब तक हम उसके कारण को दूर नहीं करेंगे तब तक उस बीमारी का निवारण भी नहीं हो सकता। तो ऐसी मेडिसिन दिन प्रतिदिन हमें बीमार करती जाती है और हमें मृत्यु की तरफ धकेलती जाती है। आगे ऑथर कहते हैं कि जब कभी भी हम किसी बीमारी को क्योर नहीं कर पाते या हमारी सेल के अंदर हमेशा ही बीमारी और स्वास्थ्य के बीच में लड़ाई चलती रहती है, तो अगर हम इसको जीतना चाहते हैं और स्वस्थ जीवन अगर हम जीना चाहते हैं,
तो जरूर से जरूर हमें जो 6 पाथवेज यहाँ पर बताए गए हैं उसके ऊपर अपनी हेल्दी चॉइस को ट्रांसफर करना पड़ेगा और अपनी प्रक्रियाओं को देखना पड़ेगा कि हम कैसे अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, कहाँ कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं, कौन से पोषक तत्व हम नहीं ले पा रहे हैं, या कोई भी बीमारी है उसका कारण क्या है। इस तरह से ऑथर ने हमें एक नई तरह से सोचने के लिए और सीखने के लिए प्रेरित किया है, जो मुझे लगता है वास्तव में इस चैप्टर का निचोड़ है और हमें इसके ऊपर फोकस करके अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू शिवांगी जी। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है क्योंकि कुछ एक और शेयरिंग आने वाली है यहाँ पर अभी, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आए हैं कुछ। पर आपने बहुत ही शानदार और बहुत सदीवी आवाज में अपनी बात को बिना हिचकते हुए बताया, और मुझे पता था कि आपकी पर्सनालिटी इतनी ही बहुत ही अच्छी है जो इन चीजों को बहुत अच्छे से संभालेगी। थैंक यू सो मच आपकी शेयरिंग के लिए। अब तिलक जी ने एक मैसेज किया था जिसके अंदर वो कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने सोडियम और पोटेशियम के बारे में, कोई एक्सपीरियंस या कुछ बात बताना चाहते हैं। वेलकम तिलक जी। थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस अगेन। मैं बस थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा था, सोडियम और पोटेशियम दोनों का ही संबंध बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन या फ्लूइड्स लेवल मेंटेन रेगुलेट करने के लिए है। और जब हम बात करते हैं सोडियम की तो हम कहते हैं कि सोडियम जो है वो वाटर बॉडी के अंदर ज्यादा रिटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पोटेशियम उसको एक्सक्रीट करने का काम करता है। लेकिन कई बार हम ये भी पढ़ते हैं पैरेलली कि पोटेशियम जो है वो अगर ज्यादा हो गया तो फिर वो भी बॉडी के अंदर वाटर रिटेन करना शुरू कर देता है। तो ये क्या मामला है, थोड़ा सा इसको अपन, कई बार क्वेश्चन भी आते हैं कि पोटेशियम ज्यादा हो गया, जबकि हमने पढ़ा है कि पोटेशियम जो है वो पानी निकालने का काम कर रहा है बॉडी में से, तो फिर क्यों ज्यादा होने से क्या हो गया। तो सबसे पहले तो हम दोनों की नेचर समझें। सोडियम जो है वो सेल्स के अंदर नहीं जाता है, वाटर को अंदर जाने से रोकता है और सेल्स के चारों तरफ पानी को इकट्ठा कर देता है। तो जब भी किसी को स्वेलिंग सूजन आ रही होती है तो इसका मतलब हुआ कि बॉडी के अंदर जो वाटर रिटेंशन गड़बड़ हो रहा है उसमें एक कारण, सभी चीजों का एक ही कारण नहीं होता है, एक कारण ये है कि सोडियम लेवल ज्यादा हो रहा है तो वो सेल्स के अराउंड वाटर रिटेंशन चालू कर देता है। एंड जब पोटेशियम की बात आती है तो पोटेशियम का लेवल अगर ठीक रहता है तो वो किडनी के थ्रू वाटर या फ्लूइड्स को एक्सक्रीट करने के अंदर हेल्प करता है। पर यही पोटेशियम सेल्स के अंदर वाटर रिटेंशन के लिए जिम्मेवार होता है। सेल्स के बाहर सोडियम रिटेन कर रहा है और सेल्स के अंदर पोटेशियम रिटेन कर रहा है। लेकिन अब अगर ये लेवल हाई हो जाता है तो फिर क्या होना है, सेल्स के अंदर वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाएगा, तो वापस वही चीज जो सोडियम कर रहा था ये भी करने लग गया। और इसका कारण सिंपल सा इतना ही है कि हमको पता है कि सेल्स की हेल्थ अल्टीमेटली सब चीजों के लिए जिम्मेवार है, और सेल्स के अंदर पोटेशियम अगर ज्यादा हो गया तो अंदर पानी ज्यादा रुकना लग गया। यानी कि अब किडनीज भी किससे बनी है, सेल से ही तो बनी हुई है। तो किडनी के अंदर इटसेल्फ पोटेशियम इतना ज्यादा इकट्ठा हो रहा है कि वो वाटर को बाहर निकालने के लिए सक्षम नहीं हो रही है, उनको दिक्कत आ रही है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही फ्लूइड लेवल के ऊपर काम करते हैं, लेकिन दोनों का रोल एक तो अलग अलग जगह पर है, और दूसरा कम या ज्यादा होना किसी भी चीज का खराब होता है। इससे हमको ये समझने की जरूरत है, अति सर्वत्र वर्तित। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ज्यादा अच्छी क्लैरिटी दी इस बारे में। और हमारे यहाँ अगर पीयूष जो हमारी लीडर है, एमरल्ड लीडर, अगर वो अवेलेबल हैं तो प्लीज वेलकम है आपका, इसके ऊपर कुछ आप और क्लैरिफिकेशन दें, लोगों को एक्सप्लेन करें कि क्या है ये चीजें। वेलकम पीयूष जी। पीयूष भाभी शायद है नहीं आज। कोई बात नहीं, समरी के लिए अगर कोई आना चाहे तो उसका स्वागत है कि वो समरी कोई भी बता सकता है। सीमा आप बता सकते हैं समरी क्या है पूरे इसकी? जो आज पढ़ा है उसकी या पूरे हाँ 4 बिल्कुल चैप्टर की? बिल्कुल बिल्कुल, आज जो पढ़ा है सारा अपन ने, जो 5-6 टॉपिक कवर किए हैं उनकी। तो इसमें जो हमने आज पहले तो हमने बात की थी वीक एंड रस्टी, तो इसमें बताया था जैसे हाँ। लोहे में जंग लगती है ना, इसी तरह से जो है वो जंग लगने की बात की है। हमारी बॉडी में जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है कि फ्री रेडिकल बनने के चांसेस भी होते हैं, या फिर हमने जो खाया, हमारा जो एनवायरनमेंट है उससे भी हमें फ्री रेडिकल्स मिल जाते हैं। और फ्री रेडिकल बनना एक टाइप का चेन रिएक्शन होती है, तो एक बना तो उससे दो से चार, बहुत सारे बनते चले जाते हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि एक चीज अगर डिस्टर्ब हो गई तो फिर वो चलते चली जाती है और फिर वो केमिकल रिएक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो लोहा जैसे जंग लगने के बाद खत्म हो जाता है ना, इसी तरह से अगर फ्री रेडिकल हमारी सेल के ऊपर अटैक कर देता है तो वहां पे भी वो सेल माल फंक्शनिंग की तरफ चली जाती है। तो हमें इससे बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना पड़ेगा। और दूसरी बात
जो यहाँ पे बात की गई थी उसके बाद कि किस तरह से सॉल्ट जो है वो काम करते हैं, तो इसके बारे में अभी तिलक सर ने भी काफी अच्छे से बता दिया और संतोष ने भी बताया कि सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी एक चीज ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन आजकल का सिनेरियो देखें तो सोडियम लेवल ज्यादा वो हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड की तरफ हम जा रहे हैं, उसमें सोडियम ज्यादा हो जाता है तो पोटेशियम कम हो जाता है। एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी चीज कम हो जाती है, तो वहां पे वाटर रिटेंशन बढ़ता है, जो कि बीपी या फिर और भी बहुत सारे डिजीज का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि बैलेंसिंग, सॉल्ट का जो बैलेंसिंग है वो गड़बड़ हो रही है। फिर हमने पीएच की बात की कि पीएच जो है वो, मतलब हम सारी चीजें जो बात कर रहे हैं कि सेल प्रॉपर तरीके से काम कर पाए, और प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए उसको फ्यूल की जरूरत है, उसको नीड है, और उसमें टॉक्सिसिटी से बचानी है। तो उसमें हमने पहले तो फ्री रेडिकल की बात की कि फ्री रेडिकल कैसे सेल को डैमेज कर रहा है। फिर हमने दूसरा बात किया कि सोडियम पोटेशियम का बैलेंस कैसे गड़बड़ हुआ, और तीसरा हम बात कर रहे हैं कि पीएच गड़बड़ अगर हो जाता है, नॉर्मल पीएच से हम दूर चले जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। और पीएच से हमें फर्क क्या पड़ेगा, हमें फर्क ना पड़े लेकिन वो एंजाइम को फर्क पड़ेगा, और एंजाइम एक ऐसी चीज है जो कि ऑप्टिमल पीएच के ऊपर अपना बेस्ट कर पाती है। और एंजाइम अगर अच्छे से काम करेगा तो केमिकल रिएक्शन सारी अच्छी होंगी सेल में, और सारी जो चीजें सेल को जो काम करने थे वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा। तो ज्यादातर आजकल के सिनेरियो में देखा जाए तो हम एसिडिक खाना खा रहे हैं, तो एसिडिक खाना खा रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में एसिडिटी ज्यादा हो रही है, मतलब एसिडिक लेवल, एसिडिक पीएच की तरफ हम जा रहे हैं, जिसकी वजह से सेल की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है और जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें अपने एल्कलाइन की तरफ जाना है, क्योंकि बॉडी उस चीज को मैनेज करने के चक्कर में जो हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं, जो हमारे एल्कलाइन मिनरल्स हैं, उनको यूज कर रही है, जिसकी वजह से वहां पे उनकी डेफिशिएंसी भी हो रही है। तो अगेन हमें जो है वो अनप्रोसेस्ड फूड, फ्रूट, वेजिटेबल्स और पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह लेने की जरूरत है। फिर हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में बात किया कि किस तरह से जो है पीएच के बाद जो हम बात कर रहे हैं, आई थिंक वो टॉपिक का नाम क्या था, हाँ सीमा, एक सेकंड सीमा, सबका हो गया है ये वाला पूरा सोडियम और पोटेशियम वाला, बाकी शॉर्ट में है, तो हम अपना टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं माफी चाहती हूँ कि आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। और श्याम सुंदर टेलर जी को मैं अफर्मेशन के लिए बुलाऊंगी। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद सीमा। थैंक यू भाभी। सभी को नमस्कार मैम, मैं श्याम सुंदर टेलर जयपुर से। आज मेरे को परमिशन कराने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमिशन शुरू करता हूँ। सब अपने अपने हाथ जोड़े और परमपिता परमेश्वर को याद करें और मेरे साथ मन ही मन बोले, मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली एमवे का हम रोज डेमो करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इसी तरह से अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और बहुत ही आसानी से हर माह 600 पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत ही अच्छे हैं और हम सब उनका मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस वार्ता सुनते हैं और किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इसी से हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे का बिजनेस बहुत ही सरल है, इसमें डायमंड एंड वेम जाना मेरे लिए बहुत ही सरल और आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और मेरा पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम में सभी के सपने सच हो रहे हैं। मैं जीतता हूं क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू। अपने अपने हाथ रख और लगाएं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी, आपने बहुत शानदार प्रेयर कराई। आप सबको, पूरे टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। हम सब विदा लेते हैं, अगले दिन कल फिर मिलेंगे हम कुछ नई बातों के साथ, नए ज्ञान के साथ। आप सबको एक बार फिर से सुप्रभात और शुभकामनाएं। थैंक यू मैम।